बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में आप सबको खुश आमदीद। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है यूएसए एज अ ब्रिटिश कॉलोनी। अब मजे की बात यह है कि जो ब्रिटिश सुप्रीमेसी है वो असल में यही टाइम पीरियड है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले टॉपिक में बताया था, जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टू ब्रिटिश सुप्रीमेसी, और उसके साथ जो टाइम पीरियड लिखा हुआ था वो सिर्फ एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का टाइम तो था, मगर वो सुप्रीमेसी का टाइम नहीं था। तो जो सुप्रीमेसी का टाइम पीरियड है वो असल में 1606 से 1783 तक है, और यहाँ पर भी बिल्कुल शुरू में नहीं, तकरीबन 1750 के आसपास जाकर ब्रिटिश की सुप्रीमेसी का टाइम पीरियड शुरू होता है वहां पर। तो इस टॉपिक में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, शुरू का जो टाइम पीरियड है कि भाई जो ब्रिटिश है वो अमेरिका में आया और उसने यहाँ पर आकर अपनी कॉलोनीज बनाई, और कहाँ कहाँ पर अपनी कॉलोनीज बनाई और क्यों बनाई वो कॉलोनीज। तो इस टॉपिक को हम दो वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो पहली वीडियो जो होगी हमारा, जो पार्ट 1 होगा, उसके अंदर हम ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन को हम डिस्कस करेंगे, यानी कि हम ये देखेंगे कि ब्रिटिश ने कितनी कॉलोनीज बनाई और कहाँ कहाँ बनाई। उसके बाद हम देख लेंगे कि भाई रीजंस क्या थी कॉलोनाइजेशन के, यहाँ पर क्यों आए ब्रिटिश। और जो दूसरी वीडियो होगी उसके अंदर अमेरिकन रेवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। अमेरिकन रेवोल्यूशन की हम फिर कॉजेज डिस्कस करेंगे और फिर हम उसके इम्पैक्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अमेरिकन रेवोल्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे भाई ये क्यों हुई थी ये वॉर। उसके बाद हम बात करेंगे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में कि भाई तमाम कॉलोनीज ने मिलकर इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी। उसके बाद हम ट्रीटी ऑफ पेरिस के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में हम रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे कि जो कुछ इवेंट्स हुए इनके फिर क्या रिजल्ट्स निकले। तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं मैप दिखा देता हूं। यहाँ पर इस मैप के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि अमेरिका का ये मैप है। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी दिखाया था ये मैप, और आप लोगों को दिखाया था कि भाई ब्रिटिश की जो कॉलोनीज हैं वो ये हैं। ध्यान रहे जो फ्लोरिडा है वो ब्रिटिश की कॉलोनी नहीं है, वो स्पेन की कॉलोनी है। और ये जो आप लोगों को एरिया दिख रहा है ये फ्रेंच ऑक्युपाइड एरिया है, लेकिन यहाँ पर नेटिव इंडियंस की भी बहुत सी पॉपुलेशन है। और ये जो आप लोगों को सारा ईस्ट में एरिया दिख रहा है ये सारी ब्रिटिश की कॉलोनीज है अमेरिका के अंदर। तो ये कुल मिला के 13 कॉलोनीज हैं। तो अपनी सहूलत के लिए हम क्या करेंगे, हम इन कॉलोनीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम जो ऊपर वाला एरिया है इसको हम नॉर्थ के उसमें हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई मिडल में कौन सी कॉलोनीज आती हैं, और फिर हम देखेंगे कि जो साउथर्न कॉलोनीज हैं वो कौन कौन सी हैं। तो नॉर्थ, मिडल कॉलोनीज एंड साउथर्न कॉलोनीज, तो इस तरह से हम लेकर चलेंगे इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम नॉर्थर्न कॉलोनीज को हम देख लेते हैं। नॉर्थर्न कॉलोनीज में हमारे पास जो पहली कॉलोनी है वो है मैसाचुसेट्स, जो कि 1630 में एस्टेब्लिश हुई थी, और ये प्यूरिटन्स ने एस्टेब्लिश की थी। और प्यूरिटन्स यही चाहते थे कि भाई जो गवर्नमेंट है वो रिलीजियस पर्संस की होनी चाहिए। और ये ग्रुप मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो प्रोटेस्टेंट्स थे उनसे ये ग्रुप अलग हुआ था, और यहाँ पर आने का इनका मकसद यही था कि जो रिलीजन है उसकी फ्री प्रैक्टिस की जाए। इन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट यहाँ पर बनाई हुई थी, और जो सबसे पहली जो टेक्सटाइल मिल थी वो भी यहीं पर थी मैसाचुसेट्स के अंदर। तो नॉर्थर्न कॉलोनीज में जो दूसरी कॉलोनी है उसका नाम है न्यू हैम्पशायर, जो कि 1622 में एस्टेब्लिश की गई थी। इसके जो पायोनियर थे उनका नाम है जॉन व्हील राइट। ये एक प्यूरिटन थे, और इंग्लैंड ने इन्हें अपने मुल्क से निकाल दिया था और यहाँ पर एक कॉलोनी एस्टेब्लिश करके दे दी थी। न्यू हैम्पशायर जो था उसका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, और अपने स्टेट अफेयर्स को वो खुद डील किया करते थे। न्यू हैम्पशायर की मजे की बात यह है कि यहाँ पर जो एमोस्कीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी वो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग भी करती थी, शू मेकिंग भी करती थी, और पेपर मेकिंग भी किया करती थी। तो पता चला कि यहाँ पर इंडस्ट्री भी मौजूद थी। अगली जो कॉलोनी है नॉर्थर्न कॉलोनीज में वो है रोड आइलैंड, जो कि 1663 में एस्टेब्लिश की गई थी। तो जो रॉजर विलियम्स थे उन्होंने नेटिव इंडियंस से कुछ लैंड परचेज की थी, और लैंड को परचेज करने के बाद जो किंग चार्ल्स टू थे उनसे उन्होंने रिलीजियस फ्रीडम की बेसिस के ऊपर चार्टर इशू करवाया इस एरिया को कॉलोनाइज करने के लिए। और मजे की बात यह कि ये प्यूरिटन्स के खिलाफ थे। जो पिछली कॉलोनीज हमने डिस्कस की हैं उनके अंदर प्यूरिटन्स का राज था, लेकिन ये जो थे ये प्यूरिटन्स से इख्तलाफ रखते थे, और इनका यही मानना था कि जो रिलीजन है उसका स्टेट अफेयर्स में कोई भी लेन देन नहीं होना चाहिए। अगली जो कॉलोनी है नॉर्थर्न कॉलोनीज में वो है कनेक्टिकट, जो कि 1636 में एस्टेब्लिश हुई थी। इसके जो पायनियर थे उनका नाम है थॉमस हुकर। ये भी एक प्यूरिटन थे। इनके जो फॉलोअर्स थे वो डिमांड करते थे कि भाई हमें एक बड़ी सारी लैंड चाहिए ताकि हम वहां पर आजादी से अपनी एक गवर्नमेंट बना सकें और अपने रिलीजन को हम एक्सरसाइज वहां पर कर सकें। इन कॉलोनीज के अंदर जो सबसे पहला जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था वो कनेक्टिकट के अंदर था। तो यहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम थी, गवर्नमेंट फ्रीडम थी, और यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, यानी कि जो बंदे हैं
हैं वो इलेक्ट हुआ करते थे, ना कि सेलेक्ट। अब हम बात करेंगे मिडल कॉलोनीज के बारे में। मिडल कॉलोनीज के अंदर जो सबसे पहली कॉलोनी है वो है न्यूयॉर्क, जो कि 1664 में एस्टैब्लिश हुई थी। तो हुआ ये था कि जो ये कॉलोनी थी वो डच के हाथ में थी, यहाँ पर डच की हुकूमत हुआ करती थी। तो जो रिचर्ड निकोल्स हैं, जो कि इंग्लिश ट्रूप्स को लीड कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पर हमला किया, लेकिन मजे की बात है कि बिना कोई खून खराबे के ही उन्होंने सरेंडर कर दिया डच ने, और वो लैंड इन्हें दे दी। तो किंग चार्ल्स टू के पास आ गई ये लैंड। किंग चार्ल्स टू ने क्या किया, किंग जेम्स टू को ये लैंड दे दी, क्योंकि अब उन्हीं की हुकूमत आ चुकी थी। जो किंग जेम्स टू थे, उन्होंने इसका नाम न्यू आम्स्टरडैम से चेंज करके न्यूयॉर्क रख दिया। अगली जो कॉलोनी है हमारे पास मिडिल कॉलोनीज में, वो है न्यू जर्सी, जो कि 1664 में एस्टेब्लिश की गई थी। मसला ये था कि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी जो थे वो एक ही थे, एक ही लैंड थी उनकी, लेकिन जो किंग जेम्स टू थे उनसे इतनी बड़ी कॉलोनी संभाली नहीं जा रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ एरिया इसका जो था वो सोल्ड कर दिया बार्कले एंड कार्टेट को, और जो बार्कले एंड कार्टेट थे उन्होंने क्वेकर्स को ये एरिया सोल्ड आउट कर दिया। क्वेकर्स जो थे वो भी एक रिलीजियस ग्रुप था, और ये भी रिलीजियस फ्रीडम की बात किया करते थे, और अपने अकायद की यहाँ पर तबलीग किया करते थे, लोगों को दावत दिया करते थे कि भाई आए हमारे रिलीजन को ज्वाइन करें। अब जो न्यू जर्सी का जो इलाका था, उसकी जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन थी वो न्यूयॉर्क के हाथ में थी, यानी कि जो न्यूयॉर्क का चार्टर था वही यहाँ पर भी इंप्लीमेंट हुआ करता था। अब जो क्वेकर्स थे उनकी तबलीग की वजह से यहाँ पर बड़े फड्डे परेशानियां शुरू हो गई, क्योंकि जो ऑपोजिट जमातें थी, जो ऑपोजिट सेक्ट्स थे, उन्होंने कहा भाई आप लोग गलत टीचिंग्स यहाँ पर आप लोग फैला रहे हो, और उनके साथ उनके फड्डे परेशानियां शुरू हो गई। तो ये रिलीजियस इंटॉलरेंस वहां पर बहुत ज्यादा हुआ करती थी। अगली जो कॉलोनी है यहाँ पर हमारे पास वो है डेलावेयर, जो कि 1664 में एस्टेब्लिश की गई थी। ये कॉलोनी भी इंग्लिश ने डच से कॉन्कर की थी, और किंग जेम्स टू जो थे उन्होंने फिर ये विलियम पेंथ को दे दी। ये कॉलोनी भी न्यूयॉर्क एडमिनिस्टर किया करता था, और यहाँ पर स्लेवरी भी हुआ करती थी, लेकिन वो जो स्लेवरी थी, जो स्लेव्स थे, उनको हायर किया जाता था कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर, कि भाई इतने अरसे तक हो सकता है उसको हम रखें अपने पास, उसके बाद उसको आजाद कर दिया जाए, या फिर ये कि ये स्लेव जो है ना हमें इतने पैसे कमा कर देगा महाना। तो इस तरह के जितने भी स्लेव्स होते हैं जिनके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई की जाती हैं, उन्हें हम इंडेंचर्ड सर्वेंट्स कहते हैं। तो जो कॉलोनी थी ये एक इंडेंचर्ड सर्वेंट कॉलोनी हुआ करती थी। तो जो अगली कॉलोनी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मिडिल कॉलोनीज में, वो है पेंसिल्वेनिया, जो कि 1681 में एस्टेब्लिश की गई थी। इसकी कहानी ये है कि विलियम पेन जो थे वो एक क्वेकर थे, और वो किंग से काफी क्लोज हुआ करते थे, और विलियम पेन के जो फादर हैं वो भी किंग से काफी क्लोज हुआ करते थे। तो जो विलियम पेन के फादर थे उन्होंने कुछ कर्जा वर्जा दिया हुआ था किंग को। अब जब विलियम पेन के फादर मर गए तो विलियम पेन ने क्या किया कि अपना पैसा मांगा किंग से। तो किंग ने बदले में पैसे के बजाय एक चार्टर इशू कर दिया, और जो पेंसिल्वेनिया थी वो विलियम पेन को दे दिया, और कहा कि भाई आप यहाँ पर अपने लॉज बनाएं और यहाँ पर अपनी हुकूमत करें। लेकिन विलियम पेन जो थे उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाने के बजाय जेनरसनेस शो की और टॉलरेंस शो की, और वहां पर उन्होंने जो है ना डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कायम की। तो फिर काफी लोग भी यहाँ पर आना शुरू हुए, और काफी लोग उनसे खुश हुए कि भाई ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, और काफी लोगों ने वहां पर आकर रिहाइश इख्तियार की। तो जो फिलाडेल्फिया था वो भी यहाँ पर एक सिटी था। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट सिटी था, और यहाँ पर एक हॉल हुआ करता था जिसे इंडिपेंडेंस हॉल कहते हैं, और जितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी, कॉन्फ्रेंस थी, वो यहीं पर हुआ करती थी। और बाद में जब अमेरिका आजाद हो गया और उसके बाद एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई, तो वो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की जो रेजोल्यूशन थी वो भी यहीं पर पास की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी फिलाडेल्फिया के बारे में। तो अब हम बात करने वाले हैं साउथर्न कॉलोनीज के बारे में। साउथर्न कॉलोनी में सबसे पहली कॉलोनी हमारे पास है वर्जीनिया कॉलोनी, जो कि 1606 में एस्टेब्लिश की गई थी। तो वर्जीनिया जो है वो इन कॉलोनीज में सबसे पहली कॉलोनी है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि भाई किंग जेम्स जो थे उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स को अपने मुल्क से निकाल दिया था, और फिर यहाँ पर डिपोर्ट कर दिया था, और फिर वहां पर उनको चार्टर इशू कर दिया था। तो वर्जीनिया ही वो स्टेट है जहां पर पहली मर्तबा इंग्लैंड आया था। उसके अलावा जो पहली स्लेव कॉलोनी थी वो भी वर्जीनिया ही थी। यहाँ पर अफ्रीका से ब्लैक पीपल लाए जाते थे, और फिर यहाँ पर उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनको गुलाम बनाया जाता था, उनसे काम करवाया जाता था, और फिर उनके काम से जो प्रॉफिट आया करता था वो जो एलिट्स थे वो आपस में शेयर कर लिया करते थे। तो ब्लैक पीपल ने यहाँ पर काफी सफर किया था, और वर्जीनिया जो थी वो एग्रीकल्चर लैंड थी, और यहाँ पर तंबाकू जो था वो बहुत ज्यादा उगा करता था, और उस तंबाकू की जो कल्टीवेशन के लिए यहाँ पर ब्लैक पीपल को लाया जाता था। और फर्स्ट वर्जीनिया कंपनी भी यहाँ पर बनाई गई थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह यहाँ पर भी कंपनी बना दी गई थी, ताकि उस कंपनी के जरिए बिजनेस करके आहिस्ता आहिस्ता
अमेरिका के अंदर अपने कदम जमाए जाएं, तो ब्रिटिश काफी जो है ना प्लानिंग के तहत आया करते थे। जैसे कि इंडिया में वो आए और इंडिया में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और उसके बाद वहीं पर बिजनेस करते करते आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इंडिया के ऊपर कब्जा कर लिया और इंडिया को कॉलोनाइज कर लिया। तो यहाँ पर भी इसकी शुरुआत हो चुकी थी। सेकंड जो कॉलोनी है, जो कि साउथर्न कॉलोनी है, वो है मैरीलैंड। तो जॉर्ज कैलवर्ट ने रिक्वेस्ट किया था किंग को कि उन्हें यहाँ पर चार्टर इशू किया जाए, तो किंग ने कर दिया ऐसा। तो जॉर्ज ने फिर क्या किया कि जो क्वीन थी मारिया, उनके नाम पर ही इस स्टेट का नाम रख दिया मैरीलैंड। उसके बाद एक रिलीजियस टॉलरेंस बिल भी पास करवाया जॉर्ज ने, जिसके तहत ये था कि भाई कोई भी किसी को छेड़ेगा नहीं, किसी के रिलीजन को बुरा भला नहीं कहेगा, क्योंकि जो प्रोटेस्टेंट्स थे और कैथलिक्स थे उनके आपस में काफी इख्तलाफात हुआ करते थे। अगली जो कॉलोनी है हमारे पास वो है नॉर्थ कैरोलिना, जो कि 1633 में एस्टेब्लिश की गई थी। तो हुआ ये था कि इंग्लैंड के अंदर सिविल वॉर चल रही थी और उस वक्त हुकूमत किंग चार्ल्स टू की थी। तो कुछ 8 लोग थे, 8 प्रोप्राइटर्स थे जिन्होंने हेल्प किया था किंग चार्ल्स टू को सिविल वॉर में। तो उससे खुश होकर किंग चार्ल्स टू ने एक बहुत बड़ा एरिया जो है ना वो इन्हें दे दिया यहाँ पर, और इन्हें यहाँ पर चार्टर इशू कर दिया कि भाई आप लोग नॉर्थ कैरोलिना के अंदर जाकर एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए वहां पर काम करें। और वहां पर स्लेवरी को भी बिल्कुल अलाउ कर दिया गया था और वहां पर स्लेव्स को लाया जाता था और फिर उनसे काम करवाया जाता था। और नॉर्थ कैरोलिना की जो लैंड थी वो काफी फर्टाइल लैंड हुआ करती थी और वो काफी बड़ी सारी लैंड हुआ करती थी। तो यहाँ पर आने के बाद एक रास्ता साफ हो गया साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया के लिए भी, क्योंकि इसके फौरन बाद साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया की बारी आती है। तो जो साउथ कैरोलिना थी वहां पर भी इन्हीं 8 लॉर्ड्स की हुकूमत हुआ करती थी और ये भी एक स्लेव स्टेट हुआ करती थी। ये भी फर्टाइल लैंड थी और बिल्कुल नॉर्थ कैरोलिना की तरह साउथ कैरोलिना भी कल्टीवेशन पर्पसेस के लिए यूज हुआ करती थी और यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट नहीं थी। जैसा कि नॉर्थ कैरोलिना में परमानेंट सेटलमेंट हुआ करती थी ना, लेकिन यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट नहीं थी। यहाँ पर सिर्फ कल्टीवेशन पर्पसेस के लिए काम हुआ करता था। आखिरी जो कॉलोनी हमारे पास साउथर्न कॉलोनीज में वो है जॉर्जिया, जो कि 1732 में एस्टेब्लिश की गई थी। असल में आपको पता है जो इंग्लैंड है और स्पेन है उनके काफी फड्डे चलते थे आपस में, तो उन्होंने क्या किया कि भाई एक बफर कॉलोनी बनाई, क्योंकि जो फ्लोरिडा था वो स्पेन के कब्जे में था और जो कैरोलिना था वो ब्रिटिश के कब्जे में था। तो इसके जो बीच का एरिया है जॉर्जिया, उसको उन्होंने बफर कॉलोनी बनाया ताकि भाई यहाँ से लोग यहाँ पर ना एंटर हो सके स्पेन से। और यहाँ पर उन्होंने फिर अपनी चेक पोस्ट लगाई थी, यहाँ पर उन्होंने आर्म्स को डिप्लॉय किया था और पुलिस चेक पोस्ट भी यहाँ पर बनाई थी ताकि वहां पर चेक एंड बैलेंस को कायम रखा जा सके। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर पुलिस चेक पोस्ट भी बनाई थी और यहाँ पर मोरालिटी का सिस्टम था। मोरालिटी का सिस्टम क्या होता है कि यहाँ पर वाइन बैन कर दी गई थी, स्लेवरी यहाँ पर बैन कर दी गई थी, यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स हुआ करते थे और यहाँ से बहुत से लोग छोड़कर फिर भाग गए। अब हम बात करेंगे रीजंस ऑफ कॉलोनाइजेशन के बारे में। हम देखेंगे कि भाई ब्रिटिश यहाँ पर क्यों आया, उसके जो मेन मकासद थे वो क्या क्या थे। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इसकी रीजंस को। पहली रीजन हमारे पास है रेनेसेंस इन यूरोप। तो आपको पता है यूरोप में तरक्की आ रही थी काफी, वहां पर लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही थी, तो थ्योक्रेसी से डेमोक्रेसी की तरफ मूव किया जा रहा था। साथ ही साथ इलिटरेसी के बजाय एजुकेशन आ रही थी वहां पर। फिर फार्मिंग के बजाय इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ध्यान दिया जा रहा था। साथ ही साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ करती थी पहले, अब लोगों के अंदर शऊर आ गया था और वो अपने राइट्स को डिमांड करने लग गए थे। अगली जो रीजन है यहाँ पर आने की वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि जब इंग्लैंड में इंडस्ट्री लगी है तो लाजमी सी बात है उनको बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए था ताकि वो फिनिश्ड गुड्स बना सकें और उसको फिर मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट कर सकें। तो उन्होंने फिर क्या किया कि मुख्तलिफ जगहें दुनिया में ढूंढना शुरू की जहां से उन्हें रॉ मटेरियल मिल सके और इस तरह से ढूंढते ढूंढते वो अमेरिका पहुंचे। तीसरी जो रीजन है वो ये है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज्यादा हो रही थी ब्रिटिश के अंदर। राइफल्स बनाए जा रहे थे, आर्म्स बनाई जा रही थी, क्योंकि पहले हुआ ऐसा करता था कि तलवार के जरिए लड़ाई की जाती थी, पत्थरों के जरिए लड़ाई की जाती थी, लेकिन अब राइफल्स बनाई जा रही थी। और अब लाजमी सी बात है जब आप इतनी चीजें बनाते हो तो आपको एक एक्सपोर्ट मार्केट चाहिए होती है। तो उस एक्सपोर्ट मार्केट के लिए फिर यहाँ पर लोग आए थे ताकि वहां पर अपनी चीजों को एक्सपोर्ट किया जा सके, भेजा जा सके। अगली जो रीजन है वो है इंपीरियल रेस। तो आपको पता है कि जो जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स हैं, जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान की बिल्कुल भी नहीं बनती आपस में, बिल्कुल इसी तरह से यूके और फ्रांस की भी आपस में नहीं बनती कभी। दोनों ही आपस में नेबर कंट्रीज हैं और दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो आपको पता है कि यहाँ पर पहले फ्रांस आया था, तो लाजमी सी बात है जब फ्रांस यहाँ पर आ गया तो फिर ब्रिटिश कैसे पीछे रह सकता था, तो वो भी यहाँ पर आ गया। फिर ये भी एक रीजन थी यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों को मैंने सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि जो ऑटोमन एम्पायर था उन्होंने रास्ता बंद कर दिया था इनका और ये लोग इंडिया की तरफ मूव नहीं कर सकते थे। तो लाजमी सी बात है कि फिर इनको दूसरे रूट्स चाहिए थे इंडिया तक पहुंचने के। अगली जो रीजन है वो है रिलीजियस परसिक्यूशन इन यूरोप। आपको पता है यूरोप के अंदर जो है ना काफी सेक्टेरियनिज्म फैलना शुरू हो गया था और जब मुख्तलिफ
किस्म के सेक्स वजूद में आए हैं तो फिर उनके अपने अपने डिमांड्स थे, अपने अपने जो है ना उनके लॉज थे, अपने अपने अकायद थे, बिलीफ्स थे। तो उन्हीं में एक ग्रुप मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि प्रोटेस्टेंट्स का एक ग्रुप था जिनको वहां से निकाल दिया था ताकि फ्रांस को अपनी जो प्रेजेंस है वो शो की जाए अमेरिका के अंदर। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जो प्रोटेस्टेंट्स थे उनका इख्तलाफ था कैथलिक्स के साथ, और कैथलिक्स की हुकूमत हुआ करती थी ब्रिटिश के अंदर, और कैथलिक्स बिल्कुल मजहबी लोग थे और चर्चेज ही हुकूमत वहां पर बनाया करते थे उनके मुताबिक। तो प्रोटेस्टेंट्स वहां से निकलकर अमेरिका आए और अमेरिका में फिर प्रोटेस्टेंट्स की ही दो जमातें बन गई, जिनमें एक प्यूरिटन्स थे जिनके आइडियाज कैथलिक थे और दूसरे सेपरेटिस्ट थे जिनके आइडियाज सेकुलरिस्ट आइडियाज थे। तो ये लोग यहाँ पर आ गए थे ताकि यहाँ पे इन्हें रिलीजियस फ्रीडम मिल सके और अपने रिलीजन को यहाँ पर ये फ्रीली एक्सरसाइज कर सकें। अगली जो रीजन है वो ये है कि यूरोप के अंदर काफी ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज बनना शुरू हो गई थी। पुर्तगाल थे, डच थे, नेदरलैंड्स थे, स्पेन था, फ्रांस था, इन्होंने मुख्तलिफ कंपनीज बनाई हुई थी और फिर जो मदर कंट्री है वो फिर उन कंपनीज से जो प्रॉफिट आता था उस प्रॉफिट को वापस में बांट लिया करते थे। तो ब्रिटिश की जो एलिट्स थे वो भी यही चाहते थे कि भाई हमारी भी जो कंपनीज हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हों ताकि हम भी जो प्रॉफिट है हमारा उसको मैक्सिमाइज कर सकें। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसी ही ईस्ट इंडिया कंपनी थी वैसी ही यहाँ पर वर्जीनिया कंपनी थी अमेरिका के अंदर। अगली जो रीजन है हमारे पास वो है राइज ऑफ मिडिल क्लास, क्योंकि जब इंडस्ट्री लगती है तो लाजमी सी बात है बहुत से लोगों को जॉब पर रखा जाता है और जॉब से आप कोई बिल्डिंग्स तो नहीं बना सकते। तो फिर क्या होता है कि मिडिल क्लास का राइज शुरू होता है। जो मिडिल क्लास है वो मुल्क के अंदर बड़ी तेजी से ग्रो होना शुरू होती है और लाजमी सी बात है फिर जब वो मेजोरिटी में आती है तो फिर वो अपनी डिमांड्स करती हैं और फिर उनके अंदर एक कंपटीशन की सेंस जागती है और फिर वो भी यही चाहती हैं कि जो दूसरे एंटरप्रेन्योर्स हैं हम भी उनकी तरह कमाएं। तो फिर लोगों ने यहाँ से निकलना शुरू किया और लोगों ने अपने लिए दूसरी प्लेसेस को फाइंड आउट करना शुरू किया ताकि वो वहां पर इंडस्ट्री लगा सकें, अपना एक कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकें। इसी तरह से इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी भी बढ़ती जा रही थी लोगों के अंदर। खास तौर पे जो हिस्टोरियंस थे उनके लिए एक बिल्कुल एक नई दुनिया थी और वो उस दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करते जा रहे थे। तो उनको वहां से फिर मूव करना पड़ा, वहां से वो लोग निकलना शुरू हुए। अगली जो रीजन है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो है मर्केंटिलिज्म। मर्केंटिलिज्म का यह मतलब है कि जिस जगह को आपने कॉलोनाइज किया है उसको अच्छी तरह से निचोड़ो, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि वहां पर चीजें बेच के उसको निचोड़ो, नहीं, वहीं से चीजें खरीदो और इन चीजों के अंदर फिर वैल्यू ऐड करो और फिर उस चीज को वापस उन्हीं कॉलोनीज को बेचो। इसकी मिसाल मैं आप लोगों को देता हूँ कि भाई जिस तरह से यहाँ पे तंबाकू हुआ करता था, अब तंबाकू को ये लोग क्या करते थे, यहाँ से यूके लाया करते थे उसको। यूके में इंडस्ट्री थी जो कि उसकी सिगरेट बनाया करती थी। तो सिगरेट बनाकर क्या किया, उस तंबाकू के अंदर वैल्यू ऐड कर दी और फिर उस सिगरेट को वापस इन्हीं को महंगे दामों बेच दिया। तो हर तरह से ब्रिटिश ने इनको निचोड़ना शुरू किया था और सिर्फ ब्रिटिश ने नहीं, पूरे यूरोप ने जितनी भी उनकी कॉलोनीज थी उनको अच्छे से निचोड़ना शुरू किया हुआ था। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जैसे इंडिया को भी इसने निचोड़ना शुरू किया हुआ था और बाद में अमेरिका को जब कॉलोनाइज किया, नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका दोनों को, यहाँ पर उसने अच्छा खासा निचोड़कर पैसा बनाना शुरू किया। तो मर्केंटिलिज्म का एक ही मतलब है, यानी कि अच्छे से निचोड़ो उन कॉलोनीज को जहां पर आपने हुकूमत की हुई है, उनको अच्छे से निचोड़ो, किसी भी तरह से उनको ऐसे नहीं जाने देना आपने, उनको अच्छा खासा लूटो और अपने मुल्क को फायदा पहुंचाओ। यही है मर्केंटिलिज्म की थ्योरी। अगली जो रीजन है हमारे पास वो है पॉपुलेशन प्रेशर। अब पॉपुलेशन प्रेशर क्या है कि पॉपुलेशन आप लोगों को पता है बड़ी तेजी से ग्रो कर रही थी ब्रिटिश के अंदर और वहां पर एजुकेशन भी थी, फिर वहां पर लाजमी सी बात है बहुत सारे रिसर्चर्स जन्म ले रहे थे, बहुत सारे साइंटिस्ट जन्म ले रहे थे और उनके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी दिन ब दिन। तो लाजमी बात है फिर जब इस तरह होता है तो फिर उन्होंने मूव करना शुरू किया। कुछ लोग वहां पर एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए आए, कुछ लोग नॉलेज पर्पसेस के लिए वहां पर आए, कुछ लोग रिलीजियस पर्पसेस के लिए वहां पर आए। तो पॉपुलेशन ग्रोथ से हर तरह के लोग ब्रिटिश से मूव करना शुरू हुए। इसके अलावा जो आखिरी रीजन है हमारे पास वो है क्वेस्ट फॉर ट्रेजर्स। आप लोगों को पता है अमेरिका के अंदर काफी गोल्ड और सिल्वर मिला वहां पर, और वहां पर काफी पुराने खजाने मिले, काफी पुरानी चीजें मिली, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताया था कि वो पुराने जमाने के जो पत्थरों से बनाए हुए चाकू थे वो भी वहां पर मिले और मिनरल्स वहां पे काफी सारे मिले। फिर नई नई किस्म की फसलें वहां पर बहुत ज्यादा थी, तो फसलों को भी आपको पता है हम ट्रेजर कहते हैं। तो इस तरह से कुल मिला के कुछ रीजंस थी जो मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब इसके बाद जो होगा वो हम अमेरिकन रेवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में, अगली वीडियो में, और फिर हम देखेंगे कि भाई ये रेवोल्यूशन क्यों शुरू हुआ और क्या क्या लड़ाइयां हुई उनके बीच में आपस में और कौन कौन से ग्रुप उसमें शामिल थे। तो इन तमाम चीजों को हम अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि इस वीडियो का पार्ट 2 आपसे मिस ना हो। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।